जय हिंद बच्चों, फाइल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर का ये पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग कैपेसिटी और कैपेसिटेंस का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और धीरे धीरे ये चैप्टर आगे बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग अपने टॉपिक्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप यदि कैपेसिटर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को जो है थोड़ी जो है बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का तो सबसे ज़्यादा। तो आप उसको जो है पीछे वाले लेक्चर से एक दो बार जो है देख करके फिर से जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और तब आप इससे जुड़ें तो और भी मज़ा आएगा। या आप मेरे साथ लाइव पढ़ते रहें और फिर जो है उसको ज़रूरत के हिसाब से पीछे वाले लेक्चर्स को जो है रिव्यू करके देखते रहें। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। देखेंगे ये हेडिंग है कैपेसिटर्स पढ़ेंगे हम लोग और उसी में कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटी की बात की जाएगी। आप इसमें कैपेसिटेंस और कैपेसिटी दोनों सेम टर्म होता है। इसको हम लोग कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदी में अगर बात करें तो इसको धारिता बोलते हैं और इसको संधारित्र बोलते हैं। कैपेसिटर को संधारित्र बोलते हैं। कैपेसिटर को कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है। कंडेंसर वर्ड से काफ़ी लोग परिचित होता है, चूँकि जो आपके घर में सीलिंग फैन वगैरह होता है सभी में जो है कैपेसिटर जो है यूज होता है। इसलिए मैक्सिमम लोग कैपेसिटर को जो है कंडेंसर के नाम से जानता है। बट कैपेसिटर और कंडेंसर दोनों सेम वर्ड होता है। आप इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कैपेसिटर को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कैपेसिटर में बाबू मेरे दो कंडक्टिंग प्लेट यूज किया जाता है। दो कंडक्टिंग प्लेट यूज किया जाता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंडक्टिंग प्लेट यूनिफॉर्म ही हो, वो डिफरेंट शेप साइज के भी हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें मान लीजिए बाबू आपके पास एक ये कंडक्टिंग प्लेट है, एक ये कंडक्टिंग प्लेट है और दूसरा ये कंडक्टिंग, यानी कंडक्टर आप कह सकते हैं प्लेट। कंडक्टर को कैपेसिटर के सेक्टर में हम लोग उस कंडक्टर बॉडी को प्लेट के नाम से भी जानते हैं। प्लेट 1, प्लेट 2 या पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के नाम से जानते हैं। बट आप यूँ समझेंगे कि एक ये कंडक्टर है और दूसरा ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है और इस कंडक्टर को माइनस क्यू चार्ज दे रखा है। तो आपको तो पता है कि जब भी किसी कंडक्टर को हम लोग पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो चार्ज जो होती है यानी पूरी चार्ज इस बॉडी के सरफेस पर जो है अरेंज हो जाती है और निगेटिव चार्ज करते हैं तो निगेटिव चार्ज भी उसके सरफेस पे अरेंज हो जाती है। आप ये भी जानेंगे कि दोनों बॉडी जो होती है एक दूसरे से काफ़ी क्लोजेस्ट होगी और इसके बीच में जो है कोई ना कोई इंसुलेटर मीडियम होगा। अब वह इंसुलेटर मीडियम एयर भी हो सकता है या फ्री स्पेस भी हो सकता है या कोई भी ऐसा मीडियम जो इंसुलेटर हो जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम के नाम से भी जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच में दोनों चार्ज प्लेट के बीच में जो है थोड़ी सी स्पेस रखा जाता है। उस स्पेस में कोई ना कोई इंसुलेटर मीडियम भरा जाता है। ईच कैपेसिटर के साथ ये कंडीशन होगा। कैपेसिटर में हमेशा दो कंडक्टिंग बॉडी होंगी और कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग कंडक्टिंग प्लेट्स के नाम से भी जानेंगे और उस प्लेट को एक को पॉजिटिव चार्ज एक को नेगेटिव चार्ज रखेंगे। डेट मीन्स एक को किसी एक्सटर्नल सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और दूसरे को अर्थेड कर देंगे या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। ऐसे अरेंजमेंट हमेशा आपके सामने रखी जाएगी। तो आप ध्यान देंगे बाबू मेरे कि आप सोचेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज केवल इसी साइड में क्यों है। तो आपको ये पता है कि जब काफ़ी क्लोजेस्ट है तो दोनों के बीच में इंडक्शन, याद होगा आपको हम लोग चार्जिंग का इंडक्शन मेथड पढ़े थे कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो ये जो निगेटिव होगी इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से इधर अरेंज हो जाएगी और जो पॉजिटिव होगी इस निगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से इधर अरेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये व्यवस्था दिख रहा है। आप इसको देखेंगे, ये है आपका प्लेट्स ऑफ कंडक्टर कह लें, यानी एक ये पॉजिटिव प्लेट और एक ये नेगेटिव प्लेट, यानी दो कंडक्टर्स प्लेट एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। आइए हम लोग समझते हैं करें कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाई
एन इंसुलेटर, यानी ईच कैपेसिटर के साथ ये अरेंजमेंट होगी कि इसमें दो कंडक्टर्स होंगे, दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे और बीच में जो स्पेस होगा वह इंसुलेटर मीडियम से भरा होगा। इंसुलेटर मीडियम में आप एयर भी रख सकते हैं, इवन वैक्यूम भी रख सकते हैं, या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर सकते हैं, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडिया का यूज किया जा सकता है। आप देखेंगे इसमें कर यूज फॉर स्टोरिंग, कैपेसिटर का एक्चुअल जो है यूज कहाँ होता है, तो कैपेसिटर में हम लोग चार्ज को स्टोरेज करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोरेज करते हैं। तो कैपेसिटर का यूज आप याद रखेंगे कि कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोरेज करने वाली एक डिवाइस होती है, यानी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोरेज कर सकते हैं। तो कह रहे कि यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग कैपेसिटेंस और कैपेसिटी की बात करेंगे और कैपेसिटी की बात करेंगे। कैपेसिटेंस और कैपेसिटी दोनों सेम वर्ड होते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, आप समझेंगे। कह रहे कि समझे फिर से, मान लो बच्चों की एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर प्लेट नंबर 1 है मान लो बाबू मेरे, ये कंडक्टर प्लेट नंबर 2 है। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है इसके सरफेस पे अरेंज हो रही है और निगेटिव चार्ज इसके सरफेस पे अरेंज हो रही है। दोनों के बीच में सर्टेन स्मॉल है स्पेस होती है। तो आप देखोगे कि जितना इसको पॉजिटिव दिए हैं उतना उसको निगेटिव जो है हो सकता है कि इंडक्शन के थ्रू भी डेवलप हुई हो, या अगर इसको हम लोग प्लस क्यू देते हैं, इसको माइनस क्यू देते हैं, तो इन दोनों प्लेट के बीच में आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सपोज करो बाबू कि इस प्लस और माइनस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाती है। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस आप इस पॉजिटिव प्लेट के नेगेटिव के पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस भी और पॉजिटिव के पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस भी मानोगे तो इसके बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी आप डेल्टा भी से इंडिकेट कर सकते हो। और डेल्टा भी जो होती है ये भी फाइनल कह लो और ये भी इनिशियल कह लो। अगर आप इधर से मेजर करते हो तो ये हमेशा भी एफ माइनस भी इनिशियल हो जाएगा, यानी आप माइनस भी निगेटिव ले लो और फिर माइनस भी पॉजिटिव आप रखोगे। तो इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचो बाबू मेरे, अगर इस पूरे अरेंजमेंट पर जो चार्ज क्यू होती है, आप चार्ज में हमेशा पॉजिटिव चार्ज को यूज करोगे। मैग्नीट्यूड को यूज किया जाता है कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए, और इसके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा भी है। ये कह रहा है कि किसी भी बॉडी को सोचो, अगर इस अरेंजमेंट को क्यू चार्ज दिया जा रहा है और क्यू चार्ज देने से सपोज करो इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रही है, तो सोचो कि यूनिट चार्ज देने से, यानी कि भी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसको क्यू चार्ज देना पड़ा है, तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना चार्ज देना पड़ा होगा आप समझोगे, तो ये क्यू बाई भी हो जाएगी। और किसी भी बॉडी के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट से चेंज करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज होती है उसी को हम लोग कैपेसिटी कहते हैं और इसको सी से इंडिकेट करते हैं। डेट मीन्स आप यूँ समझोगे कि क्यू का वैल्यू होता है सी इंटू भी, क्यू इक्वल टू होता है सी इंटू भी। मीन्स ये जो क्यू होती है बाबू मेरे, क्यू जो होती है पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ते चला जाएगा। आप इसी बात को ऐसे भी सोच सकते हो कि किसी भी बॉडी को हम लोग जो चार्ज दे रहे हैं, चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसी कांस्टेंट सी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं या कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो आप कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का मीनिंग याद रखोगे। इसको हम लोग सी से इंडिकेट करेंगे, इसको हम लोग सी से इंडिकेट करेंगे। आप यहाँ देखोगे क्यू जो है चार्ज का अमाउंट है, भी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो सी है इसी सी को हम लोग कैपेसिटी और इसको कैपेसिटेंस बोलेंगे। कैपेसिटी या कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं इसको, आप याद रखोगे। इसको हम लोग कैपेसिटी या कैपेसिटेंस के नाम से जानेंगे। तो आप देख लो पहले यहाँ कर कि इफ गिवन क्यू बराबर जो है चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट, अगर पॉजिटिव प्लेट को जो गिवन चार्ज है उसका वैल्यू क्यू हो और भी जो है बाबू मेरे पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में,
तो आप समझ सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर जो है इज मेजर ऑफ द एबिलिटी, ये बात आप जरूर याद रखोगे, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर अमाउंट ऑफ चार्ज। दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर के द्वारा जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरेज करने की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी कैपेसिटेंस जो है इस अरेंजमेंट के थ्रू जो है, यानी कितनी चार्ज स्टोरेज की जा सकती है, उस चार्ज स्टोरेज करने की एबिलिटी को आप इस वर्ड पे ध्यान दोगे, एबिलिटी ऑफ अमाउंट स्टोर, एबिलिटी जो होती है स्टोरेज ऑफ चार्ज की एबिलिटी जो होती है, यानी किसी कंडक्टर के थ्रू एबिलिटी जो उस पे चार्ज को स्टोरेज करने वाली एबिलिटी हो, उसी एबिलिटी को उसका हम लोग कैपेसिटी कहते हैं या कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी जो होती है स्टोरेज पावर होती है एक तरह की, या उसकी एबिलिटी होती है, या उसकी कैपेसिटी होती है। आप कह लें कि इसकी बाबू मेरे अमाउंट ऑफ चार्ज जो वह पर यूनिट वोल्ट को चेंज करने में स्टोरेज कर सकता है, या उससे पर यूनिट वोल्ट को अगर चेंज करने में जो भी चार्ज की लेन देन होती है, उसी अमाउंट को हम लोग उस अरेंजमेंट की कैपेसिटी कहते हैं। तो इस तरीके से आप कैपेसिटी को फिर से समझ लो एक बार कि हम लोगों ने देखा कि Q की वैल्यू कितनी आ रही है बाबू मेरे, C इंटू वी, मीन्स C इक्वल टू आप देख सकते हो कि Q बाई वी, और आप इसके हेल्प से जो है इसका SI यूनिट लिख सकते हो, इसका SI यूनिट लिख सकते हो। SI यूनिट क्या हो जाएगा बाबू मेरे, SI यूनिट की मैं बात करूं तो आप जानते हो कि चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है, चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट होता है। तो आप देखोगे इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट लिख सकते हैं, कूलम पर वोल्ट लिख सकते हैं, या इसी को एक वर्ड में बाबू मेरे फराड बोला जाता है, एक वर्ड में फराड बोला जाता है। या आप ऐसे जब याद रखोगे 1 फराड का जो वैल्यू होता है इसको F से इंडिकेट करते हैं। 1 फराड की अगर मैं बात करूं तो 1 कूलम बाई 1 वोल्ट लिख सकते हैं। 1 फराड की मैं बात करूं तो 1 कूलम बाई 1 वोल्ट लिख सकते हैं। ये बात भी आप याद रखोगे, ये बात भी याद रखोगे। तो आप देखो इसकी, अगर हम लोग इसी बात को यहाँ फिर से लिख भी दिया गया, देख लो आप, कर कि अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरेज बाई कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कैपेसिटेंस की ये डेफिनेशन भी एक तरह से मैग्नीट्यूड में कह लो, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी कह सकते हो कि सोचो कि अगर V पोटेंशियल डिफरेंस पर वह Q चार्ज को स्टोरेज करता है तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर कितना स्टोरेज करेगा, Q बाई V, और इसी को हम लोग उस अरेंजमेंट की या उस इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी कहेंगे या कैपेसिटेंस कहेंगे। तो कैपेसिटेंस जो होता है अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के ड्यूरेशन में जो अमाउंट ऑफ स्टोरेज चार्ज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, यानी कैपेसिटेंस बोलते हैं या कैपेसिटी बोलते हैं। इसको C से इंडिकेट करते हैं और C इक्वल टू हो जाता है Q बाई V। तो आप यहाँ देखोगे कि Q जो है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट होता है, V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जो है पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट होता है। V जो है इस दोनों के बीच में, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका निगेटिव प्लेट है, और दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है बाबू मेरे, दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V कंसिडर कर रखा है। अब आप देख रहे हो कि पॉजिटिव प्लेट पर जो है प्लस Q चार्ज है, निगेटिव प्लेट पर माइनस Q चार्ज है। चार्ज हमेशा पॉजिटिव प्लेट का ही आपको लेना है, चार्ज हमेशा आपको पॉजिटिव प्लेट वाला ही लेना है। तो देखोगे C इक्वल टू कितना आया, Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V। आप यहाँ से देखो इसका, आप यहाँ से फिर से थोड़ा सा देखो, अगर मैं इसका SI यूनिट की बात करूँ तो SI यूनिट अभी आपने निकाला भी था, SI यूनिट यहाँ से लिख देते हैं, इसका हो जाएगा फिर से कूलम पर वोल्ट, इसको हम लोग फराड बोलेंगे, इसको हम लोग फराड बोलेंगे। तो आप याद रखोगे कैपेसिटी का पोटेंशियल, कैपेसिटी का SI यूनिट क्या होगा बाबू मेरे, तो फराड होगा, डेट मीन्स कूलम पर वोल्ट होगा, कूलम पर वोल्ट होगा। थोड़ी सी इसकी डायमेंशन की मैं बात कर लूँ, इसके अगर डायमेंशन की मैं बात करूँ तो डायमेंशन आप याद रखोगे ये Q बाई V है, Q बाई V है, और आपको पता है Q को Q ही रहने दो। और V की बात करूँ मैं तो W बाई Q होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है।
डेट मीन्स आप देखोगे तो ये क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू हो जाएगा, यानी वर्क हो जाएगा। और आप फिर से इसका वैल्यू लिख सकते हो। क्यू का वैल्यू आप कितना लिखते हो बताओ? क्यू बोले तो आई टी आई ए टी लिखते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। और वर्क की आप पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन में बोलूँ तो ये एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। और इस तरीके से आप इसको अरेंज कर दो। एम ऊपर ले जाओगे तो -1, एल ऊपर ले जाओगे तो -2, टी ऊपर जाएगा, टी पहले से है तो टी के पावर 4 हो जाएगा, और आई स्क्वायर का। तो इस तरीके से आप इसका डायमेंशन भी याद रखोगे। और आपको ये भी जानना है कि कैपेसिटी जो होती है बाबू मेरे स्केलर क्वांटिटी होती है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। किसी भी बॉडी की कैपेसिटी जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मुझे विश्वास है कि आपको कैपेसिटी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। आप कैपेसिटी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, यानी कैपेसिटी जो है या कैपेसिटेंस आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन अब देखिए। पहले आप इससे आप खुद इसका कमेंट करके आंसर देंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन, एकदम लाजवाब जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप जो है इसका आंसर देंगे कर कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन कैन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट आपको बताना है। अभी बताओगे? अभी आपने जस्ट सीखा है, बताओ। हमने सीखा है कि C इक्वल टू कितना बाबू मेरे Q बाई V। और अगर बात SI यूनिट की आ जाए, बात SI यूनिट की आ जाए तो हम लोग इसका कूलम लिखते थे और इसका वोल्ट लिखते थे, यानी कूलम पर वोल्ट लिखते थे। आप ढूंढ लो इसमें कोई दिख रहा हो आपको तो, कहीं ना कहीं आपको कोई तो ऑप्शन दिख ही रहा है, कूलम पर वोल्ट। मैक्सिमम बच्चों का बहुत शानदार ऑप्शन है। और ये चैप्टर बिल्कुल जीरो से शुरू हो रही है। कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का ये पहला लेक्चर है। आप यहाँ से अपना जो है ग्रिप बनाते चलोगे, धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ेगी और बहुत बेहतरीन टॉपिक सामने आने लगेंगे। बट आपको पहले लेक्चर से ही इस चैप्टर पे पकड़ बनानी है। तो पहले लेक्चर को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देखना जरूरी है, ताकि आप इस बात को समझ सको। कैपेसिटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। व्यवहारिक जीवन में भी कैपेसिटर का धड़ल्ले से यूज होता है। आपके घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आप कैपेसिटर यानी कंडेंसर का यूज करते हो। और बाकी ये वैज्ञानिक तरीके से अगर आप उसको सीखते हो तो सिलेबस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलो बच्चों हम लोग देखते चलते हैं। आप याद रखोगे कैपेसिटी या कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। आप यूनिट याद रखोगे कूलम पर वोल्ट। इसी को हम लोग फराड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग फराड भी बोलते हैं बाबू मेरे, याद रखोगे। बट फराड जो होती है बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटी की। तो इसके जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूनिट होता है मिली फराड, माइक्रो फराड, नैनो फराड या पिको फराड वगैरह यूज किया जाता है। तो उसके लिए मैंने आपके सामने रख दिया। आप देख लो यहाँ पे C के वैल्यू कितना है बाबू मेरे। C जो होता है यानी कैपेसिटी का फार्मूला आप देख लो यहाँ। कैपेसिटी का फार्मूला जो है C इक्वल टू है आपका कूलम पर वोल्ट। SI यूनिट की अगर मैं बात करूं, SI यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कूलम पर वोल्ट आप याद रखोगे। इसी को हम लोग फराड बोलेंगे, इसी को हम लोग फराड बोलेंगे। यानी आप यहाँ देख लो फिर से वही बात हमने यहाँ लिख रखा है कि SI यूनिट क्या होती है तो कूलम पर वोल्ट यानी C पर भी। और उसी को हम लोग फराड F के से इंडिकेट करेंगे, इसको कैपिटल F से इंडिकेट करेंगे। आप ये बात जरूर याद रखोगे 1 माइक्रो फराड का वैल्यू जो होता है 10⁻⁻6 फराड होता है। 1 नैनो फराड की अगर बात किया जाए तो ये भी याद रखोगे 10⁻⁹ फराड होता है। और यदि 1 पिको फराड की बात की जाए तो 10⁻12 जो है फराड होता है। आप ये व्यवहारिक जीवन की बातें जो है याद रखोगे। ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपके उसमें मुख्य रूप से माइक्रो, मिली या नैनो फराड। एक टर्म मैं और लिख देता हूँ, ये मिली फराड भी जो है आप याद रखोगे। 1 मिली फराड बोले तो 10⁻³ फराड होता है। 1 मिली फराड की मैं बात करूं तो 10⁻³ फराड होता है। आप इसको याद रखोगे। ये भी याद रखोगे कि कैपेसिटेंस या कैपेसिटी जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। कैपेसिटेंस या कैपेसिटी जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। चलो बच्चों फिर से आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना शानदार टॉपिक्स तुम्हारे स्क्रीन पर आ गया। देखोगे कर कैपेसिटेंस C फॉर ए स्फेरिकल बॉडी। कह रहा है कि किसी स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटी आपको बताना है।
किसी स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटी बताना है। मैं फिर से आपको थोड़ी सी कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो बच्चों हमारे पास कोई चार्ज, ये मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी है, ये कोई स्फेरिकल बॉडी है और इस स्फेरिकल बॉडी की रेडियस को मैं स्मॉल आर कंसिडर कर लेता हूँ। तुम फिर से कैपेसिटी की थोड़ी सी जो है डेफिनेशन समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे। सोचो बाबू मेरे कि अगर मैं इसको कोई चार्ज नहीं देता हूँ तो जो अभी तक आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि इसकी पोटेंशियल कितनी होती है बाबू मेरे, Q/R होती है। बट यहाँ आप देखोगे कि Q का वैल्यू कितना है। यहाँ जब कोई चार्ज नहीं दिया गया तो Q का वैल्यू 0, तो इसकी पोटेंशियल 0 हो जाएगी। अब सोचो बच्चों कि मैं इसको एक अलग से चार्ज दे देता हूँ Q, मैं इसको एक अलग से चार्ज Q दे देता हूँ, तो जो नई पोटेंशियल हो जाएगी, अगर उसको मैं V1 मान लूँ तो V1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, KQ/R हो जाएगा। अगर सोचो कि मैं थोड़ा सा और चार्ज दे दूँ Q फिर से, तो इसकी जो नई पोटेंशियल हो जाएगी, अगर मैं उसको V2 करूँ तो पहले से Q है और फिर ये Q आ गया, तो आप सोचो कि जो पोटेंशियल हो जाएगी ये 2Q/R हो जाएगी। इस तरीके से तुम देखोगे कि जैसे जैसे इसके चार्ज का अमाउंट बड़ा होते चला जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है यानी पोटेंशियल जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ें तुम पोटेंशियल जो चैप्टर था उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हो, बहुत बेसिक ज्ञान आपको ये जरूर होगा। और यदि थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो आप फिर से पोटेंशियल चैप्टर को एक बार रिव्यू करोगे। सोचो बच्चों कि जब भी हम लोग इसके पर अमाउंट ऑफ चार्ज को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल के अमाउंट वैसे वैसे बढ़ते चला जाएगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के या पोटेंशियल के। तो आप जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे और उसी कांस्टेंट को हम लोग C कहेंगे, यानी आप यहाँ C = Q/V रख रहे हो। तो सोचो बाबू मेरे कि अगर किसी बॉडी के पोटेंशियल में 1 वोल्ट चेंज करने के लिए जितनी चार्ज की रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज है, ज़रूरत है, उसी को हम लोग उस बॉडी की कैपेसिटी कहेंगे। फिर से सुनो बेहतरीन तरीके से, किसी भी बॉडी के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट से चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज जो होती है उसी को हम लोग उस बॉडी की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहते हैं, आप उसको फिर से याद रखोगे। मैं इसको एक बार क्लीन करके फिर से मैं आपको ये डेफिनेशन लिख देता हूँ। कह रहा है कि द रिक्वायर्ड amount of charge to change the potential difference to change correct the required amount of charge to change the potential difference of a body or system by unit volt is called capacity or capacitance of given arrangement। आप याद रखोगे किसी भी बॉडी के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट से चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज होती है उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को उस बॉडी की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी उसको C से इंडिकेट करते हैं और C का वैल्यू Q/V होता है। आप इस फार्मूले को एकदम दिमाग में भर लो, ये फार्मूला एनी हाउ याद होना चाहिए। पूरी कैपेसिटर का इकलौता बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, C = Q/V, C = Q/V, यानी चार्ज अपन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी इसी के रेशियो को हम लोग कैपेसिटेंस कहेंगे या कैपेसिटी कहेंगे उस बॉडी की। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस पे आगे बढ़ाता हूँ। आपकी जो टॉपिक से किसी स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटी निकालनी है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मान लो बच्चों
हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, आपको यहाँ एक स्फेरिकल बॉडी दिख रहा होगा, यहाँ आपको एक स्फेरिकल बॉडी दिख रहा होगा। यहाँ एक स्फेरिकल बॉडी आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान दोगे। सपोज करो बाबू मेरे इस बॉडी की जो रेडियस है, उस रेडियस को हम लोग स्मॉल आर कंसीडर कर रहे हैं। आपको इसकी कैपेसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। अब सोचो बाबू मेरे कि इस बॉडी को हम लोग, यानी इस बॉडी को हम लोग चार्ज देते हैं Q, इस बॉडी को चार्ज देते हैं Q, तो इसकी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल हो जाती है V। तो आप जानते हो किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए पोटेंशियल के फार्मूला से, यानी तुम कह सकते हो कि फ्रॉम फिगर वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं बाबू मेरे, फिगर से हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी की पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो के क्यू बाई बॉडी का रेडियस आर हो जाएगा, के क्यू बाई आर, या अगर आप चाहो तो के का वैल्यू भर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो ये होता है उस बॉडी की पोटेंशियल। उस बॉडी की पोटेंशियल या तो आप इतना लिख सकते हो या इतना लिख सकते हो। सोचो बच्चों, अगर इस बॉडी की कैपेसिटी को मैं C कंसीडर कर लूँ, अगर इसकी कैपेसिटी को मैं C मान लूँ तो फिर क्या होगा बताओ। आप देख लो यहाँ पे करेक्ट कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी के लिए, अगर मैं बिल्कुल वही है कि इसकी रेडियस R है और आप इसको जो चार्ज Q दे रखे हो, मान लो अगर इसकी कैपेसिटी C है, तो नियम से क्या हो जाएगी बताओ। अभी तो आपने सीखा है कि C का वैल्यू कितना, Q/V। C का वैल्यू कितना बाबू मेरे, Q/V। अगर C का वैल्यू Q/V लेते हैं तो फिर आप इसका वैल्यू पुट करोगे, Q को Q रखोगे, और V की वैल्यू कितनी होगी आप बताओ। V का वैल्यू आप अभी ने देखा था KQ/R, KQ/R। आप यहाँ Q से Q कैंसिल कर सकते हो और R को अगर आप ऊपर भेज दो तो ये देखो तुम्हारी, यानी इस बॉडी की कैपेसिटी कितनी हो गई बाबू मेरे। बॉडी की कैपेसिटी के लिए एक जनरल फार्मूला याद रखो, किसी भी स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटी कितनी, तो R/K, और फिर आप जानते हो कि K का वैल्यू कितना होता है, या इसी को आप ऐसे ले लो, इस R को R ही रखो, और जब मैं K का बात करूँ तो K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आप उसको ऊपर भेज दोगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगी। यानी अगर किसी स्फेरिकल बॉडी के कैपेसिटी की बात की जाए तो आप ये फार्मूला जरूर याद रखोगे। किसी भी स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो आप ये फार्मूला जरूर याद रखोगे, कितना बाबू मेरे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये तो रहा कि अगर बॉडी जो है होलो बॉडी है, तो अगर सोचो कि इस बॉडी के अंदर जो है, सोचो बाबू मेरे, अगर इस बॉडी के अंदर कोई जो है मीडियम भरा हुआ, अगर ये होलो बॉडी है तो ठीक है। अगर कोई मीडियम भर दिया जाता है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R या K है, तो आप जान सकते हो कि इसको हम लोग फिर कितना लिख सकते हैं, लिख देना इफ K बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम inside the sphere। अगर स्फीयर के अंदर मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो या एप्सिलॉन R हो जाए तो फिर आप बताओगे C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू आप R लिख दोगे तो ये हो जाएगी उस बॉडी की कैपेसिटी। और मुझे विश्वास है कि ये फार्मूला आपके लिए बहुत शानदार है, बहुत आसान भी है, आप इसको याद रखोगे। होलो बॉडी के लिए, यानी कि अगर होलो स्फीयर है तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R, और यदि उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है तो आप एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई कर दोगे। एप्सिलॉन R से परमिटिविटी ऑफ मीडियम से पहले से भी परिचित हो। फिर इस चैप्टर में भी काफ़ी इसकी चर्चा चलेगी। कैपेसिटर में आपको एप्सिलॉन R यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है काफ़ी डिटेल्स में उसका इस्तेमाल करना होगा, इसलिए आप जो है इसको एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कैपेसिटी के लिए जनरल फार्मूला होगा आपके लिए।
चलो मैं आपको याद दिला दूं, आप याद करो। इप्सिलॉन नट की वैल्यू हम लोग कितना यूज करते थे, 1/36 पाई इंटू 10⁹, और फिर आप यूनिट याद रखोगे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसी को हम लोग सॉल्व किए थे तो याद करो, लिखते थे 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप याद करोगे ये इप्सिलॉन नट का वैल्यू होता था, ये इप्सिलॉन नट का वैल्यू होता था। आप इसको याद रखोगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर याद करो हम लोग अगर एएसआई सिस्टम की बात करें, एएसआई सिस्टम की बात करें, एएसआई यूनिट की बात करें तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नट का वैल्यू हम लोग कितना लेते थे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नट का वैल्यू तुम याद करो हम लोग यूज करते थे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो सोचो अगर मैं केवल 4 पाई इप्सिलॉन नट की बात करूं, मैं इसको ऊपर कर दूं, ये 4 पाई इप्सिलॉन नट की अगर मैं बात करूं तो ये सीधे उल्टा हो जाएगा, 1/9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। और फिर आपका यूनिट भी रिवर्स हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप लिखोगे। तो ये वैल्यू आप जरूर याद रखोगे, आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा ही तरीके यूज होंगे ये पूरे एक्सरसाइज में। आप 1/4 पाई इप्सिलॉन नट का वैल्यू याद रखते थे, कूलम्ब्स लॉ में जो हम लोग फोर्स दो चार्ज के पार्टिकल के बीच में निकालते तो वहाँ भी लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही बात होती थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी यही बात थी। फिर देखो कैपेसिटर भी कहीं ना कहीं उसी का एक पार्ट आपको दिख रहा है, हालांकि कैपेसिटर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट ही है। तो 4 पाई इप्सिलॉन नट का वैल्यू आप याद रखोगे 1/9 इंटू 10⁹ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप याद रखोगे। चलो तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन, देखो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखो बाबू मेरे। कर इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। तो अब बताओ आपको कर कि अगर अर्थ की रेडियस बाबू मेरे, अर्थ की रेडियस कितनी हो जाती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, तो आपको बताना है कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। आप यहाँ देखो आर का वैल्यू कितना है बाबू मेरे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर है, और आपको बताना है कि कैपेसिटी ऑफ द अर्थ कितना होगा। आप अभी निकाले थे, यहाँ किसी भी मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात नहीं चल रही है, तो आप डायरेक्ट भरोगे कितना बाबू मेरे 4 पाई इप्सिलॉन नट इंटू आर, 4 पाई इप्सिलॉन नट इंटू आर। तुम सीधे जानते हो कैपेसिटी के स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटी बोले तो ओनली रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटी की अगर बात किया जाए तो किस पे डिपेंड करेगा, उसके रेडियस पे। साइज बड़ी होगी कैपेसिटी बढ़ते चला जाएगा, साइज छोटी होगी डेट मीन्स रेडियस छोटा होगा कैपेसिटी घटते चला जाएगा। और बी इप्सिलॉन नट बोले तो नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा, किस मटेरियल का है वो, आयरन का है कि गोल्ड का है कि सिल्वर का है कि लकड़ी का है, वुडन है बोला कि पत्थर है कि कंक्रीट है, वो तो मटेरियल के नेचर पर वो डिपेंड करेगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। चलो बाबू तो आप यहाँ देखोगे इसका वैल्यू तुम यूज करोगे 1/9 इंटू 10⁹, और यदि सारी चीज़ें SI यूनिट में है तो R का वैल्यू तुम डायरेक्ट भर दोगे यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁶, और आपको पता है कैपेसिटी का यूनिट फराड हो जाएगा, कैपेसिटी का यूनिट फराड हो जाएगा। आप यहाँ देखोगे 6.4 बाई 9 और यहाँ 10⁶ और -9 तुम लिख सकते हो, फिर यहाँ यूनिट ऑफ फराड लिख दोगे। आप इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करो, देखो ये अप्रोक्सीमेट बोलूँ तो मैं 0.7 के आसपास आ जाएगा, 0.7 और ये 1 आते चला जाएगा। और फिर ये देखो इंटू 10⁻³ तुम लिख सकते हो, ये फराड हो जाएगा। यानी आप चाहो तो इसको 7.11 इंटू 10⁻⁻4 फराड लिख सकते हो। यानी अर्थ की रेडियस अगर इतनी है होगी या किसी भी स्फेरिकल बॉडी की अगर रेडियस इतनी है तो उसकी कैपेसिटी आप इतना लिख सकते हो, यानी उसकी कैपेसिटी इतनी हो जाएगी। आप याद रखोगे कैपेसिटी ऑफ द अर्थ जो होगी उसकी कितनी हो जाएगी 7.11 इंटू 10⁻⁻4 फराड हो जाएगी।
काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आप ये फार्मूला जरूर याद रखोगे, किसी भी स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटी के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। CGS सिस्टम में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 होता है, आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना शानदार टॉपिक्स तुम्हारे सामने आ गया, एनर्जी स्टोरेज ऑन ए चार्ज बॉडी। यानी किसी बॉडी को अगर हम लोग चार्ज करते हैं तो उस चार्ज बॉडी पे कितनी एनर्जी स्टोरेज होगी, आपको उस चार्ज बॉडी पर स्टोरेज एनर्जी के लिए फार्मूला बताना है। किसी भी चार्ज बॉडी को अगर हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो उस बॉडी पे कितनी एनर्जी होगी। जैसे मान लो कि तुम मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हो तो उस मोबाइल की बैटरी में कितनी एनर्जी स्टोरेज होती है, ताकि तुम उससे जो है, मान लो जिस अरेंजमेंट के थ्रू तुम इस क्लास को देख रहे हो यूट्यूब पर जो है, यानी यूट्यूब के द्वारा अगर तुम क्लास को अटेंड करते हो तो उस क्लास को अटेंड करने में मोबाइल को एनर्जी तो चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो बैटरी से आती है। उस बैटरी में एनर्जी कहाँ से आती है, तो उसको चार्ज किया जाता है। तो जब भी बैटरी को चार्ज किया जाता है तो उस बैटरी में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तुम देखते हो ना, तुम्हारी बैटरी में दिखाता है कि एनर्जी बैटरी फुल चार्ज है, यानी 100% है, तो 80% है, तो 50% है। जैसे जैसे यूज करते जाते तो परसेंटेज घटते चला जाता है, मीन्स उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी घटती चली जाती है। तो किसी भी चार्ज बॉडी में कितनी एनर्जी हो सकती है, आपको उसके लिए एक एक्सप्रेशन देना है, फार्मूला देना है। यानी एनर्जी जो है किसी भी चार्ज बॉडी में स्टोरेज एनर्जी के लिए हम लोग ये जनरल फार्मूला निकालेंगे। तो मान लो बच्चों, यूँ समझो कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम यूनिफॉर्म बॉडी ही ले लो, कोई बॉडी है और इस बॉडी की कैपेसिटी को हम C मान लेते हैं। इस बॉडी की कैपेसिटी को C मान लेते हैं। सोचो बाबू मेरे कि अगर मैं इस बॉडी को समथिंग अमाउंट ऑफ चार्ज देता हूँ, Q चार्ज दे रहा हूँ, तो इसकी पोटेंशियल जो है V हो जाती है। आपने तो सुना है कि जैसे जैसे हम लोग उसको चार्ज देंगे पोटेंशियल बढ़ती चली जाएगी। तो फिर बताओ तुम, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो बताओ। यानी आप लिख सकते हो क्या कि V इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी, Q/C हो जाएगी, या Q बराबर C इंटू V हो जाएगी। मीन्स अगर मान लो इस बॉडी की कैपेसिटी C है, हमने इसको Q चार्ज दिया तो V पोटेंशियल हो गई इसकी। शुरू में 0 पोटेंशियल थी, पोटेंशियल बढ़ के इसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है V हो गई। तो आप बताओ V बराबर कितना लिख सकते हो, Q/C लिख सकते हो कि नहीं। अब सोचो बाबू मेरे, मान लो कि ये प्लस Q चार्ज है, इस पर प्लस Q चार्ज है, और फिर से आप जो है इसको अलग से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ देना चाहोगे। तो जो पहले से चार्ज इसमें है पॉजिटिव, उस आने वाली पॉजिटिव का अपोज करेगा कि नहीं करेगा बताओ। जो पहले से पॉजिटिव चार्ज है और फिर तुम उसमें पॉजिटिव ही लाना चाहोगे तो अपोज तो करेगा। तुम पढ़े हो कूलम्स लॉ कि लाइक चार्जेज अपोज ईच अदर। तो जो पहले से पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव का अपोज करेगा, तो फिर भी अगर मैं उसको ला रहा हूँ तो उस पॉजिटिव चार्ज पर दूसरी पॉजिटिव को लाने में वर्क डन होगा, और वह जो वर्क डन होगा वही इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोरेज होते चले जाएगी। मीन्स किसी भी बॉडी को चार्ज करने के ड्यूरेशन में जो एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू वर्क डन होती है, वही वर्क डन उस बॉडी पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोरेज हो जाती है। आप समझ गए कि किसी चार्ज बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है। तो जो उस पर एक छोटा सा चार्ज होता है, फिर आप चार्ज को लाओगे तो अपोज करेगा, उसके अपोजिशन में एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू वर्क डन होगा, और वह जो वर्क डन होगा उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोरेज होते चला जाएगा। जैसे जैसे इस पे हम लोग चार्ज का अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे स्टोरेज वर्क डन का वैल्यू यानी स्टोरेज एनर्जी का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। तो किसी भी बॉडी में टोटल कितनी एनर्जी स्टोरेज हो सकती है, या किसी बॉडी पर जो है कुल कितनी एनर्जी है, उसके लिए आपको जो है एक फार्मूला निकालना है। तो बहुत शानदार टॉपिक्स है कि नहीं। आप डेली प्रैक्टिकल लाइफ में जो मोबाइल चार्ज करते हो, घर में इन्वर्टर की बैटरियां चार्ज होती है, आप जो है जितने भी चार्जिंग प्रोसेस में किसी बॉडी को चार्ज स्टोरेज कर रहे हो, वो बिल्कुल इसके लिए ही ये जनरल फार्मूला होने वाला है। तो सीखना चाहिए कि नहीं बताओ। बहुत मजेदार टॉपिक्स है कि नहीं। तुम छोड़ो फिजिक्स को, तुम दैनिक जीवन से जोड़ के इसको देखो कि आगे इसको जानना जरूरी है कि नहीं। क्या मजा आएगा कि नहीं कि तुम्हारी मोबाइल में जो है कितनी चार्ज अमाउंट
स्टोरेज है तो कितना इसमें एनर्जी स्टोरेज होगी और कितना देर तक बैकअप देगा, कितना समय तक ये बैटरी चलेगी। अगर तुम उसको जो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से जान जाओ तो कितना मजा आएगा, सोचो। बहुत बेहतरीन टॉपिक्स होगी कि नहीं। तो आओ सीखते हैं। मान लो बच्चों इस पे हम लोग DQ चार्ज को ला रहे हैं, तो जो अपोजिंग कैरेक्टर है उसके थ्रू जो है इस पे DW वर्क डन हो रहा है, DW वर्क डन हो रहा है। तो तुम जानते हो बाबू मेरे कि V इक्वल टू होता है dW/dQ। V इक्वल टू कितना हो जाएगा, dW/dQ। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी वर्क डन जो होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क बाई चार्ज होता है। तो सोचो dW इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू मेरे, dW कितना हो जाएगा, ये V इंटू DQ हो जाएगा, V इंटू DQ हो जाएगा। बोलो, यानी तुम यहाँ सोच सकते हो कि dW की जो वैल्यू है, आप V का वैल्यू यहाँ से उठा के भर दो, Q/C इंटू DQ हो जाएगा, Q/C इंटू DQ हो जाएगा। अब सोचो मेरे बाबू कि एक छोटा सा चार्ज DQ को लाने में इतना वर्क डन हो रहा है, तो मैं इस पर अगर टोटल चार्ज लाऊं, सपोज करो इनिशियली इस पे 0 चार्ज है और फाइनली मैं इसको कैरी करके जो है टोटल जो है इस पे सपोज करो कि Q चार्ज ला दिया। फाइनली इस पर मान लो कि मैंने जो है शुरू में 0 चार्ज था, फिर Q चार्ज ला दिया, या आप कैपिटल Q भी ले सकते हो। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, सोचो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूं, लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन की अगर बात की जाए तो आप बताओगे टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा। देखो इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रल dW यहाँ कर दोगे, यहाँ तुम इंटीग्रल Q/C DQ लिखोगे। और सोचो यहाँ चार्ज वेरी करे, तो जब चार्ज का वैल्यू 0 है तो वर्क डन भी 0। और जैसे जैसे चार्ज का अमाउंट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते, जब मान लो चार्ज बढ़ के Q हो गया, वर्क डन बढ़ते बढ़ते W हो जाएगा, वर्क डन बढ़ते बढ़ते W हो जाएगा। यानी तुम उसको जो है इंटीग्रेट करते चलो। सोचो इंटीग्रल dW की मैं बात करूँ तो कितना होगा बाबू मेरे, W हो जाएगा, और ये 0 से लेकर W तक ही रहेगा। तुम यहाँ देख सकते हो कि कैपेसिटी डेट में C तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दोगे और फिर ये देखो ये Q DQ हो जाएगा, और 0 से लेकर कहाँ तक बाबू मेरे, Q तक हो जाएगा। आप यहाँ लिमिट रखोगे, अपर लिमिट कितना है बाबू मेरे, W है, लोअर लिमिट 0 है, तो अपर में लोअर होता है। यहाँ देखोगे यहाँ 1/C को 1/C ही रखोगे, और इंटीग्रेशन देखो इसका पावर 1 है तो पावर में एक जोड़ देते हैं, जितना था उतना से डिवाइड कर देते हैं। तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना जाएगा, Q²/2 हो जाएगा। लिमिट रखो 0 से लेकर Q तक, 0 से लेकर Q तक भर दो। ये देखो W/0 मैं बोलूँ तो ये W ही हो गया, और तुम लिमिट रख दो यहाँ पे 1/C, अपर लिमिट रखोगे Q² माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर/2 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो ये कुल मिला के लिख सकते हो इसको 1/Q²/C। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि उस बॉडी को 0 से Q चार्ज देने के ड्यूरेशन में टोटल वर्क डन कितना हो गया बाबू मेरे। अगर मैं इस टोटल वर्क डन को W मान लूँ तो W का वैल्यू कितना आ गया, हाफ Q²/C हो गया। और यही एनर्जी वर्क डन जो होता है इस चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोरेज हो जाता है। इस चार्ज बॉडी में किस फॉर्मेट में, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कैपेसिटी बहुत ही इजी चैप्टर है और काफ़ी शानदार चैप्टर है। तुम शुरू से थोड़ी सी जो है मेरे साथ अपनी अगर फ्रीक्वेंसी मिला दिए, मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर में। बहुत खूबसूरत चैप्टर होने वाला है। बस आप एकदम इनिशियली मेरे साथ जुड़ जाओ, एक बार तुम जुड़ो और आगे बढ़ते चले जाओ, बहुत इजी हो जाएगा एकदम। देखो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से मैं आपको बता दूं, सपोज करो कि कोई बॉडी है जिसकी कैपेसिटी C है, जब इसको Q चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल V हो जाता है। मीन्स आप V = Q/C लिख सकते हो। अभी तो आपने कैपेसिटी का डेफिनेशन पढ़ा है। अब सोचो कि मैं अगर इसको DQ चार्ज देता हूँ तो जो पहले से चार्ज है उस चार्ज को आने से अपोज करता है, फिर भी अगर उसको लाया जाए तो उस अपोजिशन में हमको वर्क डन करना पड़ता है। अगर मैं उस वर्क डन को dW मान लूँ तो आप जानते हो कि पोटेंशियल V बराबर होता है W/Q, तो dW = dQ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे dW = V/dQ हो जाएगा। फिर आप इस V का वैल्यू पुट कर दोगे, कितना हो जाएगा Q/C DQ। सोचो कि एक छोटे से वर्क चार्ज DQ को लाने में dW वर्क डन होता है, तो टोटल चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन होगा, आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे।
सोचो कि अगर चार्ज जीरो था तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज का अमाउंट बढ़ते बढ़ते क्यू होगा, वर्क डन का अमाउंट बढ़ते बढ़ते डब्ल्यू हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेशन, छोटी सी इंटीग्रेशन है, पावर में एक जोड़ देते हैं, जितना तो उतना से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पावर देखो 1 है, आसान है कि टोटल वर्क डन कितना हो गया। तो यही जो वर्क डन होता है ना, उस बॉडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोरेज हो जाता है। तो आप लिख दोगे सिंस दिस वर्क स्टोरेज in the form of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मेनली बाबू यू से इंडिकेट करते हैं। तो यू बराबर डब्लू हो जाएगा, और डब्लू का वैल्यू कितना आप लिख दोगे 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला हो जाएगी, आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हो जाएगी। आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा देखते हैं इसको। आप लिखोगे अगेन, क्या लिखोगे बाबू मेरे? अगेन, अगेन। तुम सोचो कि Q जो है, Q को हम लोग C इंटू वी लिख सकते हैं, Q को C इंटू वी लिख सकते हैं। बोलो, अगर उसकी टोटल पोटेंशियल V हो जाए, कैपेसिटी C रहे, तो Q को हम लोग C इंटू वी लिख सकते हैं। तो अब बताओ बाबू मेरे, देयरफॉर W बोल दो या U बोल दो, तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। आप Q के जगह पर रखोगे C भी, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखोगे बाई C, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा। ये हाफ सी भी स्क्वायर भी जो है एनर्जी की फॉर्मूला हो गई किसी चार्ज बॉडी के लिए। यदि आपको कोई चार्ज बॉडी दी गई हो और उस चार्ज बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटी पता हो, तभी भी आप बता सकते हो कि उसमें कुल कितनी एनर्जी होगी। मान लो कि 1 फराड की जो है, यानी 1 फराड कैपेसिटी कोई बॉडी है जिसमें 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसमें कितनी एनर्जी हो जाएगी? 1/2 जूल हो जाएगी, मीन्स हाफ जूल एनर्जी स्टोरेज होगी। कैपेसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तभी भी हम लोग बता सकते हैं कि उस अरेंजमेंट में कुल कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज है। चलो हम लोग इसको एक बार और ले लेते हैं, तुम सारे फॉर्मूले को देखते चलोगे। अगेन आप बताओ C इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं? C इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? तो Q/V लिख सकते हैं। आप उसका वैल्यू भर दो। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं W से ही लिख लूँ तो हाफ C के जगह पर तुम लिख दोगे Q/V, I इंटू वी स्क्वायर तो है ही, एक V से भी कैंसिल कर दो, तो ये 1/2 Q इंटू वी भी फार्मूला हो जाएगा। तो आप ये देख लो, पोटेंशियल एनर्जी का एक ये भी फार्मूला हो गया, हाफ Q इंटू वी, हाफ Q इंटू वी। तो देखो 3 फार्मूले आ गए तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हाफ Q स्क्वायर बाई सी, हाफ सी भी स्क्वायर और हाफ Q इंटू वी। ये तीनों आप याद रखोगे, आप तीनों याद रखोगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आप उसको W लिख दोगे 1/2 Q स्क्वायर बाई सी, या 1/2 CV स्क्वायर, या 1/2 CV, 1/2 CV। आप ये टोटल फार्मूले याद रखोगे। ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये सभी फार्मूले काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, ये तीनों जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, डेट मीन्स एनर्जी स्टोरेज ऑन ए चार्ज बॉडी के लिए फार्मूले हैं। और ये फार्मूले वैसे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी आप CBSE बोर्ड के ले लो या हो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपके लिए ये फार्मूले काफ़ी बेहतरीन है। आप किसी भी बोर्ड से जुड़े हुए, आपके लिए ये सारे फार्मूले जो है एक्सप्रेशन काफ़ी खूबसूरत हैं। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके याद रखोगे, और मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें आपके सामने जो है बहुत स्पष्ट हो गई है। तो फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। आप देखो, हेडिंग को देखो, बहुत खूबसूरत टॉपिक्स आपके सामने। एक टर्म है कॉमन पोटेंशियल। क्या बाबू मेरे? कॉमन पोटेंशियल, यानी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, कॉमन पोटेंशियल कह लें। मान लो बाबू मेरे कि हमारे पास ये 2 बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी ही ले लो,
मान लो एक स्फेरिकल बॉडी है, मान लो बच्चों हमारे पास दो बॉडी है, और इस बॉडी की रेडियस सपोज करो बाबू मेरे r1 है, और इस बॉडी की रेडियस को हम लोग सपोज करो बाबू मेरे, इस बॉडी के रेडियस को हम लोग r2 कंसीडर कर लेते हैं। डेट मीन्स इस बॉडी की कैपेसिटी कुछ ना कुछ है, उसको C1 मान लेता हूं मैं, और इस बॉडी की कैपेसिटी को मैं C2 मान लेता हूं। फिर यूँ समझो कि इस बॉडी को हम लोगों ने चार्ज Q1 दे रखा है, और इस बॉडी को चार्ज हम लोगों ने Q2 दे रखा है। तो सोचो, जब इस बॉडी को चार्ज हम कुछ देंगे और इसके पास कैपेसिटी भी है, तो इसकी पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ होगी। इसकी पोटेंशियल को अगर मान लो बाबू हम लोग V1 मान लेते हैं, और इसके पोटेंशियल को अगर मैं V2 मान लूँ, तो अब बताओगे बॉडी देखो, फर्स्ट बॉडी की कैपेसिटी C1 है, चार्ज Q1 है, तो उसका पोटेंशियल V1 हो गया है। सेकेंड बॉडी कैपेसिटी C2 है, जब इसको चार्ज Q2 देते हैं तो उसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। तो आप बताओगे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू मेरे, V1 इक्वल टू लिख सकते हैं कितना बाबू मेरे, Q1/C1। V1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, Q1/C1, या तुम यूँ समझो कि Q1 इक्वल टू कितना लिख सकते हो, तो C1 × V1। आप इसको एक इक्वेशन ले लोगे। वैसे ही सिमिलरली आप इस पर सोचो, आप V2 इक्वल टू कितना लिख सकते हो बाबू मेरे, तो Q2/C2, या C2 इक्वल टू कितना लिख सकते हो बताओ। अगर मैं Q2 की बात करूं, Q2 कितना लिख सकते हो, तो ये C2 × V2। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लो। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लो। बात आती है कॉमन पोटेंशियल की। तो सुनो, कॉमन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, तो जब दोनों बॉडी को जोड़ देंगे, जब दोनों बॉडी को अगर हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें या इसको आपस में टच कर दें, तो इस अरेंजमेंट की, पूरे अरेंजमेंट की एक पोटेंशियल हो जाती है। जो V1 V2 है, ये V1 V2 नहीं रह करके पूरे अरेंजमेंट की एक कांस्टेंट पोटेंशियल हो जाती है, और उसी कांस्टेंट पोटेंशियल को हम लोग कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। नाम ही समझ सकते हो, कॉमन बोले तो इस पूरी बॉडी को अगर एक साथ कनेक्ट कर दें, किसी कंडक्टिंग वायर के हेल्प से कनेक्ट कर दें या खुद आपस में टच कर दें, तो इस पूरे अरेंजमेंट की जो पोटेंशियल होगी, उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू मेरे, कॉमन पोटेंशियल कहेंगे। और उसको कॉमन पोटेंशियल के लिए आपको फार्मूले निकालना है। तो अब आप सोचोगे कि इस बॉडी की अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं, अगर इस बॉडी के मैं टोटल चार्ज की बात करूं तो क्या हो जाएगा बताओगे। टोटल अगर चार्ज की बात किया जाए, तो टोटल चार्ज को अगर मैं Q मान लूँ, तो Q का वैल्यू आप Q1 + Q2 सोच सकते हो, या आप इसका अगर वैल्यू रख दो तो ये C1 V1 + C2 V2 भी सोच सकते हैं। अगर इस पूरी बॉडी को अगर हम लोग टोटल चार्ज की बात की जाए तो इतना हो जाएगा। अब सोचो कि अगर मैं इस पूरी बॉडी को सपोज करो कि अगर इस पूरी बॉडी को मैं अगर किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं और इसकी कैपेसिटी को मैं C2 बोलूं, तो C2 को C बोल दूं, तो C का वैल्यू C1 + C2 हो जाएगा, C1 + C2 हो जाएगा। तो देखो, अगर उस बॉडी को हम लोग बाबू मेरे, उस बॉडी के टोटल चार्ज की बात की जाए, पूरे अरेंजमेंट के टोटल चार्ज की बात की जाए, तो आप Q1 + Q2 लोगे, यानी C1 V1 + C2 V2 हो जाएगा। अगर उस बॉडी को मिला दिया जाए तो टोटल कैपेसिटी स्केलर क्वांटिटी सीधे जुड़ जाएगी, यानी नेट कैपेसिटी की बात की जाए तो C1 + C2 हो जाएगा। आप ध्यान दोगे, सपोज करो कि मैंने उन दोनों बॉडी को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है। तो जैसे ही कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे, इसकी कैपेसिटी तो C1 ही रहेगी, इसकी कैपेसिटी तो C2 ही रहेगी, बट पोटेंशियल जो होगा डिफर कर जाएगा। जिस बॉडी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो चार्ज को डोनेट करेगा, और जिसकी पोटेंशियल कम होगी वो चार्ज को एक्सेप्ट करेगी। और ये फाइनली ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाती है। तो जैसे ही पोटेंशियल बराबर होती है, अगर आप उसी पोटेंशियल को V मान लो, तो यही V जो है कॉमन पोटेंशियल है। और देखो, जो अगर मान लो कि इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा था तो इसने चार्ज को डोनेट कर दिया, अब जोड़ने के बाद इसकी चार्ज बदल के C1' हो जाएगी। अब सोचो कि इसने चार्ज को एक्सेप्ट कर लिया, यानी इस पर चार्ज की अमाउंट हो सकती है बढ़ गई होती है, C2' हो जाएगी, बट यहाँ पोटेंशियल जो होगा एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब आओगे, बताओ, इस पूरे अरेंजमेंट की कॉमन पोटेंशियल को मैं अगर V मान लूँ, तो पूरे अरेंजमेंट की टोटल कैपेसिटी C है,
टोटल चार्ज मैं बोलूँ तो यही रहेगा। तो सोचो, लिख देंगे इफ V be the common potential of arrangement। अगर बाबू मेरे अरेंजमेंट की कॉमन पोटेंशियल अगर V हो तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा टोटल चार्ज बटा टोटल कैपेसिटी, यानी V इक्वल टू हो जाएगा Q/C। V इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू मेरे Q/C। आप यहाँ से Q का वैल्यू उठा के भर दोगे और फिर C का भी वैल्यू उठा के भर दोगे, तो देखो यहाँ कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया। अगर मैं Q की वैल्यू बोलूँ तो Q1 प्लस Q2 और C का वैल्यू बोलूँ तो ये C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल का ये फार्मूला आप याद रखोगे, कॉमन पोटेंशियल के लिए ये फार्मूला आप याद रखोगे, ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। अब सोचो फिर आप Q1 प्लस Q2 का भी तो वैल्यू भर सकते हो। आप देखे तो Q1 का वैल्यू आया था C1V1 और Q2 का वैल्यू बोले तो C2V2, और ये आप देखोगे कि C1 प्लस C2 मीन्स कॉमन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो ये जनरल फार्मूला हो गया, इतना ढूंढोगे। सोचो कि कॉमन पोटेंशियल की फार्मूला कितनी हो गई बाबू मेरे C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। बिल्कुल आसान है। अगर दो बॉडी है जिसकी कैपेसिटी C1 C2 और पोटेंशियल V1 V2 है तो कॉमन पोटेंशियल कितना C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 याद रखोगे। सोचो कि अगर दो से अधिक बॉडी है तो क्या होगा, तो वही हम लोग लिख सकते हैं फॉर n बॉडी सिस्टम। अगर हम n बॉडी के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा बाबू मेरे, बिल्कुल आप वैसे ही सोच लोगे। n बॉडी सिस्टम के लिए तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 प्लस डॉट डॉट कितना लिखोगे बाबू मेरे CnVn बाई कितना लिखोगे बाबू मेरे C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट कितना बाबू मेरे डॉट डॉट Cn कर दोगे। तो इस तरीके से आपके पास अगर मोर देन 1 बॉडी है, मोर देन 2 बॉडी है, तभी भी आप कॉमन पोटेंशियल समझ सकते हो। कितना आसान है बताओ। C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 डॉट डॉट CnVn बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट डॉट Cn, ये कॉमन पोटेंशियल की फार्मूला हो जाती है बाबू मेरे, ये कॉमन पोटेंशियल की फार्मूला हो जाती है। अगर बहुत सारे बॉडी को हम लोग एक साथ कनेक्ट कर दें, मान लो कोई ये बॉडी है, सपोज करो कि कोई ये बॉडी है, और भी ले लो, सपोज करो कि कोई ये बॉडी है, कोई इधर है, कोई इधर है, बहुत सारी बॉडी है और इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, इसकी C4 है, मान लो इसकी C5 है, एच1 बहुत सारे हो सकते हैं। और हो सकता है कि इसके पोटेंशियल जो है V1 हो, इसके V2 हो, इसके V3 हो, इसके V4 हो, इसके V5 हो, या चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn हो। तो इस तरीके से अगर सबको हम लोग आपस में कनेक्ट कर दें, अगर हम लोग सभी को आपस में कनेक्ट कर दें, सभी को हम लोग आपस में कनेक्ट कर दें, तो इस तरीके से पूरे अरेंजमेंट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आप इस फार्मूले से देख सकते हो। पूरी अरेंजमेंट की पोटेंशियल जो है इतना हो जाएगा और इसी को हम लोग कॉमन पोटेंशियल कहेंगे। है ना आसान? बोलो मज़ा आ रहा है? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके, यानी लाइक का बटन दबा के और रेड हार्ट जो है आप रेड हार्ट भेज करके मेरे को बताओ कि क्या तुम्हारा जो है दिमाग इसमें लग रहा है कि नहीं। सभी बच्चे एक बार रेड हार्ट जो है शेयर करें और ये बताएं कि क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं। आपकी ये रेड सिंबल देख के मेरे को समझ में आ जाएगी बिल्कुल कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो बाबू मेरे आगे बढ़ते हैं। देखो ये कितने शानदार टॉपिक्स है, बहुत खूबसूरत टॉपिक्स तुम्हारे स्क्रीन पे देखो, कितनी बेहतरीन टॉपिक्स है। ये कह रहा है कि लॉसेस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्ज बॉडी। अगर 2 चार्ज बॉडी को हम लोग आपस में कंबाइन कर देंगे तो एनर्जी लॉसेस कितनी होगी, आपको ये बताना है। क्या एनर्जी लॉसेस होगी भी कि नहीं होगी, होगी भी या नहीं होगी, इस पे भी तो बहुत लोगों को डाउट हो सकता है कि अगर 2 चार्ज बॉडी को आपस में कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी लॉसेस होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी। आप इसको जानना चाहते हो कि किसी भी चार्ज बॉडी को जो है किसी अदर चार्ज बॉडी से या अनचार्ज बॉडी से जोड़ दें, आपस में कनेक्ट कर दें, तो फिर उसमें कितनी एनर्जी लॉसेस होगी।
आप इस फार्मूले को सीखना चाहते हो तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। मान लो बच्चों हमारे पास एक ये बॉडी है, इसकी कैपेसिटी C1 है। मान लो बच्चों इसको मैं चार्ज Q1 देता हूं तो इसका पोटेंशियल V1 हो जाता है। फिर सोचो कि ये बॉडी जो है इसकी कैपेसिटी C2 है और जब मैं इसको चार्ज Q2 देता हूं तो इसकी पोटेंशियल V2 हो जाती है। बताओ, समझो कितना बेहतरीन टॉपिक से। यानी एक बॉडी है जिसकी कैपेसिटी C1 है, चार्ज Q1 देते हैं तो पोटेंशियल V1 हो जाता है। इसकी कैपेसिटी C2 है, चार्ज Q2 देते हैं तो पोटेंशियल V2 हो जाता है। तो अब तुम तो जानते हो कि Q1 कितना लिख सकते हो, बताओ। बिल्कुल लिख सकते हो C1 V1। और सिमिलरली यहाँ तुम सोचो कि Q2 कितना लिख सकते हो, तो ये C2 V2 लिख सकते हो। बताओगे? सोचो बच्चों, अगर मैं ये बोलूँ कि इस बॉडी के पास इनिशियली एनर्जी कितनी होगी, तो तुमने अभी पढ़ा है कि अगर इसके एनर्जी को मैं मान लो, इसके पास अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो तुम अभी जानते हो हाफ C1 V1 स्क्वायर लिख सकते हो। और यदि इस पर एनर्जी की बात की जाए तो तुम लिखोगे हाफ C2 V2 स्क्वायर। कोई भी एक फार्मूला लिख दो, हाफ C1 V1 स्क्वायर और हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो अब बताओ कि फर्स्ट और इनिशियली जब दोनों बॉडी अलग अलग है तो इस पूरे अरेंजमेंट की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। इस पूरे अरेंजमेंट की टोटल एनर्जी की मैं बात करूं बाबू मेरे, इस पूरे अरेंजमेंट की मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, अगर उसको मैं W1 लिख दूं तो तुम कहोगे कि W1 का वैल्यू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर हो जाएगी। तुम ये जरूर कहोगे कि अगर इस दोनों बॉडी को, अगर इसको चार्ज Q1 देते हैं, पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, चार्ज Q2 देते हैं, पोटेंशियल V2 होता है। तो दोनों बॉडी की अलग अलग एनर्जी मिला के टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। आप इसको W1 मान लो इनिशियल एनर्जी को। अब सोचो बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलोगे। फिर सोचो मैं इन दोनों बॉडी को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देता हूँ। तुमको तो पता है कि जैसे ही कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे बॉडी की कैपेसिटी में तो कोई वेरिएशन होगा नहीं, चूंकि कैपेसिटी स्केलर क्वांटिटी है और कैपेसिटी जो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड करती नहीं है। कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है, हम लोग इसको फिर से सीखेंगे भी। हाँ, बट जैसे ही इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे दोनों बॉडी मिलके एक कॉमन बॉडी जैसे बिहेव करेगी। और उस कॉमन बॉडी के पोटेंशियल को अगर मैं V मान लूँ, उस कॉमन बॉडी के पोटेंशियल को अगर मैं V मान लूँ, तो आप जानते हो कि V का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मेरे। तो ये C1 V1 प्लस C2 V2 बाई कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। यानी इस बॉडी का चार्ज वेरी करके ये हो जाएगा Q1 डैश ले लो, इस बॉडी की चार्ज वेरी करके Q2 डैश ले लो। और इसकी जो पूरे अरेंजमेंट की जो पोटेंशियल होगी अब एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, और कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। जैसे ही आप एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ोगे, बोलो कॉमन पोटेंशियल इतना होगा कि नहीं। सोचो, और इस पूरे अरेंजमेंट की कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं और उस कैपेसिटी को मैं C ले लूं तो ये C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो अब सोचो इस पूरे अरेंजमेंट की फाइनल एनर्जी की बात की जाए, और फाइनल एनर्जी को अगर मैं W2 मान लूँ तो W2 नियम से क्या होना चाहिए, हाफ पूरी अरेंजमेंट की कैपेसिटी और पूरे अरेंजमेंट के पोटेंशियल का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। हाफ CV स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, कमेंट करके बताओ यस और नो में। ये पूरी अरेंजमेंट की टोटल कैपेसिटी C, पूरी अरेंजमेंट की कॉमन पोटेंशियल V, तो पूरे अरेंजमेंट की टोटल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाफ CV स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तुम देखोगे ये हाफ को हाफ ही रखोगे, C की जगह पर कितना पुट कर दोगे बाबू मेरे, C1 प्लस C2, और V की जगह पर तुम कितना पुट कर दोगे, तो ये C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 और इसका होल स्क्वायर रख दोगे। तो ये हो जाएगी फाइनल एनर्जी, ये हो जाएगी तुम्हारी फाइनल एनर्जी। आफ्टर कनेक्शन अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल फाइनल एनर्जी हो जाएगी। सोचो इनिशियल एनर्जी टोटल इतनी है, जब हम लोग सिस्टम को कनेक्ट नहीं किए तो इनिशियल एनर्जी इतनी है, और जब हम लोग सिस्टम को कनेक्ट कर दिए तो फाइनल एनर्जी इतनी है। तब तुम बताओगे कि टोटल यानी एनर्जी का डिफरेंस कितना हुआ। देखो, अगर तुमको लॉसेस ऑफ एनर्जी निकालना हो बाबू मेरे, तो तुम इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी को माइनस करोगे। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, इसका मतलब इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम, यानी एनर्जी लॉस होती है। तुम इनिशियल से फाइनल को माइनस करोगे
अगर वो जीरो आ जाता है डेट मीन्स एनर्जी ना तो लॉस होती है ना तो गेन होती है, और तुम इनिशियल से फाइनल माइनस करोगे अगर वो निगेटिव में आता है इसका मतलब इनिशियल कम है फाइनल ज़्यादा है, मीन्स सिस्टम एनर्जी गेन कर रही है। तो हम लोग लॉसेस ऑफ एनर्जी निकालने के क्रम में क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। अगर वह पॉजिटिव आ जाती है डेट मीन्स सिस्टम जो एनर्जी गेन की है, यानी एनर्जी जो है अगर वो पॉजिटिव में आ जाता है डेट मीन्स सिस्टम जो एनर्जी लॉस की है, और लॉसेस ऑफ एनर्जी की फार्मूला जरूर निकल जाएगा। तो अब चलो हम लोग लिखेंगे लॉसेस ऑफ अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो उसको मैं डेल्टा डब्ल्यू लिख देता हूं। ये हो जाएगा बाबू मेरे W1 माइनस W2, W1 माइनस W2 हो जाएगा। और यदि मैं W1 की बात करूं तो आप देखोगे 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, ये हो गया W1। और यदि मैं W2 की बात करूं तो हाफ तुम देखोगे ये C1 प्लस C2, और फिर यहाँ आया था आपका C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये देख लो बाबू मेरे, ये W1 का वैल्यू आप मिला लो, फिर ये W2 का भी वैल्यू आप मिला लो, और आगे बढ़ते रहो बाबू मेरे। तुम इसको फिर से सॉल्व करोगे, देखोगे हाफ 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 तीनों में है तो हाफ कॉमन निकाल दो, ये तुम्हारा हो जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ये देखोगे तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और एक से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बाई हो जाएगा बाबू मेरे C1 प्लस C2। क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर तो किया है बट इससे कैंसिल कर रखा है, इसलिए एक ही बार हम लोग लिखेंगे, एक बार ही हम लोग लिखेंगे। और आप आगे बढ़ते जाओगे, ये हाफ लिखोगे, फिर ये C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर लिखोगे, और आप चाहो तो इसको होल स्क्वायर पे तोड़ दो, देखो इसको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB याद होगा आपको। तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, देखो A स्क्वायर बोले तो C1V1 स्क्वायर, B स्क्वायर बोले तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2AB बोले तो 2C1V1 C2V2 बाई तुम ढूंढो यहाँ पे कितना है बाबू मेरे C1 प्लस C2। और तुम चाहो तो इसका एलसीएम ले लो। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो इसको। डेल्टा डब्ल्यू यहाँ से लिखोगे, थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, ये 1/2 और तब इसका एलसीएम ले लो तुम। C1 प्लस C2 एलसीएम लोगे बाबू मेरे, तुम देखोगे यहाँ C1V1 स्क्वायर, ये C1 प्लस C2 होगा। फिर यहाँ देखोगे C2V2 स्क्वायर, ये C1 प्लस C2 होगा। और फिर माइनस करोगे तुम, और यहाँ ध्यान दोगे, देखो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2V1 कर दो, एक साथ कर दो। तो यहाँ देखो तुम, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और फिर प्लस 2C1 C2 V1 कर दो। काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है, देख लो, बड़े बेहतरीन टॉपिक्स आ गया है, बट फिर भी आसान है। टफ तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तुमको दिख रही होगी बट फिर भी बहुत आसान है। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितनी खूबसूरत टॉपिक्स आ रही है। ये देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस ये देखो तुम C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस यहाँ ढूंढो ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ढूंढो यहाँ पे, देखो ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस यहाँ देखो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर तुम देखो ये माइनस में हो जाए कितना 2C1 C2 V1 और नीचे आपने तो लिखा ही है C1 प्लस C2। चलो बच्चों, तो आप इसको देखो बहुत बेहतरीन तरीके से, देखो ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर एक दूसरे पॉजिटिव निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। फिर तुम देखोगे यहाँ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और फिर यहीं पे देखो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। C1 C2 इसमें भी है,
C1C2 इसमें भी है और C1C2 इसमें भी है, तो तुम देखोगे क्या, तुम देखो ये हाफ रहने दो और ये C1C2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा V1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा बाबू मेरे V2 स्क्वायर, यहाँ बचेगा -2 V1 इंटू V2 बाई तुम देखोगे कितना हो जाएगा बाबू मेरे C1 प्लस C2 का C1 प्लस C2 C1 प्लस, आप देखो ये A स्क्वायर B स्क्वायर -2B के फार्मूले पे है, तो आप इसको सीधे लिख सकते हो 1/2 कितना बच्चों मेरे C1 इंटू C2 और फिर ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई लिख सकते हो C1 प्लस C2। और इस तरीके से ये जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी की लॉसेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला आ गया है तुम्हारा 1/2 C1 C2 ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई आप लिखोगे C1 प्लस C2। और ये ढूंढो, इसमें तुम ध्यान से देखो किसी भी बॉडी की कैपेसिटी निगेटिव नहीं होती है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का ये स्क्वायर है, अगर इसका डिफरेंस निगेटिव भी आता है तो स्क्वायर के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरी सिस्टम हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। डैट मीन्स जब भी किसी दो कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो एनर्जी लॉसेस होती है, और उस लॉसेस ऑफ एनर्जी के लिए जो है ये बहुत खूबसूरत फार्मूला है, आप याद रखोगे। लॉसेस ऑफ एनर्जी के लिए, लॉसेस ऑफ एनर्जी का ये बहुत खूबसूरत फार्मूला आप याद रखोगे। मैं फिर से लिख देता हूँ, डेल्टा W इक्वल टू हाफ C1 C2 यहाँ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई लिखोगे C1 प्लस C2। यानी अगर दो अलग अलग बॉडी हो, इसकी कैपेसिटी C1 हो, इसकी पोटेंशियल V1 हो, इसकी कैपेसिटी C2 हो और इसकी पोटेंशियल V2 हो, जब दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो जो एनर्जी लॉसेस होगी, इस कनेक्शन में जो एनर्जी लॉसेस होती है बाबू, वो लॉसेस ऑफ एनर्जी की इतनी एक्सप्रेशन हो जाएगी। ये फार्मूला आप याद रखोगे। कोई बच्चा सोचेगा कि यहाँ एनर्जी लॉसेस होगी तो जाएगी कहाँ, बिल्कुल आप सोच सकते हो, अगर इस अरेंजमेंट में जो लॉसेस ऑफ एनर्जी होती है वो एनर्जी लॉस कहाँ होती है, तो जब भी इस बॉडी को हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं बाबू, तो इस कनेक्शन में जो वायर है या जो बॉडी का जो चार्ज का जो रीअरेंजमेंट होता है, उस रीअरेंजमेंट के कारण जो है कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी जनरेट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, और उस फॉर्मेट में एनर्जी जो है सिस्टम से बाहर निकल जाती है। तो जब भी हम लोग किसी दो कंडक्टिंग बॉडी को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो है इतनी अमाउंट में एनर्जी जो है सिस्टम से बाहर निकल जाती है, यानी इतनी अमाउंट में एनर्जी लॉस हो जाती है। तो मुझे विश्वास है कि आप जो है इस फार्मूले को याद रखोगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, और आज की जो कहानी है यहीं पे समाप्त होती है। मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि ये कैपेसिटर का पहला लेक्चर है और बहुत खूबसूरत लेक्चर है। अगर आप यहाँ तक बात को बहुत ढंग से समझ पाते हैं तो आगे के लिए आपको जो है एक बहुत अच्छा पाथ मिल जाएगा, अच्छा रास्ता मिल जाएगा, अच्छी जो है यानी टॉपिक्स मिलेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।